गुड इवनिंग सभी को। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का मैं इसलिए आपके सामने हूँ कि मैंने एमपीटेट आपके लिए एमपीटेट का फॉर्म फिल किया था। मैंने एमपीटेट को उस दिन दिया 25 नवंबर को मैंने एमपीटेट का पेपर दिया और मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। 90+ नंबर आए हैं मेरे। और अभी देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है। मतलब जनरल की कट ऑफ पार कर लिए और इसके बाद देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, देखते हैं। मगर जो मेरी मेमोरी में था, मेरी मेमोरी में जो क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं। तो आने वाले जो शिफ्टों में जो पेपर आ रहे हैं, जो लोग देने जा रहे हैं, उनको शायद इससे हेल्प मिल सके। तो मैंने कुछ बोर्ड में कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं अलग अलग, जो मुझे याद है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, जो मुझे एग्जैक्ट याद है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या था कि जीन पियाजे से 2 और 3 क्वेश्चंस। एक तो सिंपल प्लेन क्वेश्चन था जिसमें ये बता रखा था कि जीन पियाजे की स्टेजेस कौन से होती हैं, ठीक है। मगर 2 बहुत घुस के अंदर से पूछा था, ठीक है। एक पूछा था अनुकूलन, एडॉप्टेशन क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है और किन 2 स्टेजों, मतलब किन स्टेजों से निकल के आता है एडॉप्टेशन। ये क्वेश्चन था, मतलब सीधे नहीं थे, थोड़ा घुमा के था। 3 क्वेश्चन आए थे जीन पियाजे से। हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत सीधे नहीं पूछा था, मगर लिखा था कि ये बच्चा प्राकृतिक सोच रखता है, तो वो किस बुद्धि के, हावर्ड गार्डनर के हिसाब से किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके कई आंसर थे जो बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया। पहले तो यही पूछ ली गई बुद्धि क्या होती है, ठीक है। और फिर ये पूछा गया कि बुद्धि के आधुनिक जनक क्या होते हैं। उसमें बिने और स्टर्न और कई नाम उसमें दे रखे थे, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि बुद्धि क्या होती है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है बुद्धि क्या है। दूसरे क्वेश्चन ये आया कि आधुनिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया। थॉर्नडाइक से सीधे ना क्वेश्चन आके इसमें ये दे रखा था कि थॉर्नडाइक का नियम किन किन पर लागू होता है, केवल जानवरों पर, केवल मनुष्यों पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन था, बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन था और यही आंसर थे, ठीक है। कनेक्शन जो हमारी संबद्ध बात की थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक ने दी है, कनेक्शनिज्म के बताए रखा है इसमें, वही चीज है पूरा, ठीक है। अब देखिए, हिंदी के कुछ टॉपिक्स मुझे जो याद है। हिंदी में संधि आई थी, संधि में अयाधि संधि आई थी, अयाधि संधि। और अयाधि संधि में हाँ, अयाधि संधि आई थी, ठीक, क्लियर है। और कारक कारक आया था, संप्रदान कारक आया था। उसमें यह देखा था कि इसका कारक क्या होता है, मतलब कि एक लाइन दे रखी थी, ठीक है। उसमें यह देखा था कि इसका पूरा शब्द में दिखाता है, जिसे कर्ता ने लगा है या इस तरह का लिखा है। उसमें लिखा था कि इसमें कारक कौन सा होगा, सही हो गया, ठीक है। पर्यायवाची 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 आया था। किसका पर्यायवाची आया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मगर 2 पर्यायवाची आए थे, 1 या 2 पर्यायवाची आए थे। विलोम शब्द आया था, प्लेन विलोम शब्द आया था। इसी तरह इंग्लिश मेरा लैंग्वेज सिलेक्शन था, इंग्लिश में सिनोनिम्स आए थे, एंटोनिम्स आए थे। टीचिंग मेथोडोलॉजी आई थी कि किस तरह से आप टीच करोगे, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी आई थी। और प्लस इसमें एक स्टेंजा और एक पोएम आई थी। गद्य और पद्य जैसे हिंदी में आता है, हिंदी में गद्य पद्य है और इसमें भी गद्य पद्य है। इसमें भी स्टेंजा और पोएम आई थी, मगर पोएम इस तरह की थी तो मुझे उससे पोएम से आंसर निकालने में दिक्कत हो रही थी। मगर स्टेंजा बहुत सरल था, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर था, ठीक है। स्टेंजा से पूरे क्वेश्चंस मेरे सही हो गए, मगर पोएम का अर्थ नहीं निकल पा रहा था मुझसे। कुछ लोगों से निकला होगा, मगर हाँ ये है कि आप देखोगे कि चाहे पोएम हो चाहे स्टेंजा हो, उसके कई वर्ड जो नीचे, कई क्वेश्चंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस पे बेस होते हैं, ठीक है। तो आप 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो बगैर उसको आप किसी भी स्टेंजा या कोई भी पोएम को पढ़ें
आप इन क्वेश्चनों का आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए ईवीएस की बात करी जाए। ईवीएस में ग्लोबल वार्मिंग फेवरेट टॉपिक आया था। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग, एसी ड्रेन आई थी, और एसी ड्रेन के बारे में पूछ रखा था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में एसिड रेन के कारण, मतलब एसिड के कारण क्या हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, ये इस तरह से क्वेश्चन कुछ बना था। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था जो ब्लैक लंग डिजीज मतलब क्या आता है, जो झारखंड की खदानों में, कोयला खदानों में जो श्रमिक काम करते हैं, वो उनके फेफड़े काले क्यों पड़ जाते हैं, और इस काले फेफड़े वाली बीमारी जो होती है वो उस बीमारी को बोलते क्या है। ये क्वेश्चन हूबहू यही था। इंपॉर्टेंट डेज में पृथ्वी दिवस मुझे वहां दिखाई पड़ा। ठीक है, जो एक दिवस दिखाई पड़ा, हर एक शिफ्ट में एक दिवस पूछ रहा है। अब की बार 25 सितंबर जो था, 25 नवंबर था, तो उसमें पृथ्वी दिवस मेरे को उसमें आया था। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी दिवस, ये सब एक रट्टा मार के जा रहा है, एक क्वेश्चन पर आपका दिवस से मिलने वाला है। अब मैथ की बात कर लीजिए, मैथ बिल्कुल सिंपल थी, आराम से, जैसे सीटेट में पूछी जाती है, नॉर्मल बेसिक मैथ थी, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक, जिसमें परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चंस थे, एज रिलेटेड बिल्कुल एज के 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, वो आ रहे थे, 2 घातीय समीकरण होते हैं ना, वो आ रहे हैं। पॉलिनोमियल 3 घात की, 3 घात की भी होती है, 2 घात की भी होती है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो 2 घात की होती है, 2 घातीय इक्वेशन होती है, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे पॉलिनोमियल और मोडोमास से, मतलब प्लस माइनस के जो नियम होते हैं, इससे 3 से 4 क्वेश्चन मुझे मिले। कुल मिला के जो पेपर था आसान था, मॉडरेट से आसान की तरफ गएंगे। हाँ, और करंट के क्वेश्चंस थे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट्स के थे। एक करंट का क्वेश्चन ये था, करंट क्या नहीं कहूंगा, ये स्टेज या स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। इसमें ये था कि सबसे ज्यादा बार रन आउट कौन खिलाड़ी हुआ है, कौन सा क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट हुआ है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चंस आपका स्पोर्ट्स से उठा के दिए जा रहे हैं। और इसके बाद क्वेश्चंस था, 2 थे उसके करंट से रिलेटेड थे, और एक था इंटरनेशनल लेवल का था। इंटरनेशनल लेवल का मतलब इंटरनेशनल स्टैटिक जीके से पूछ रखा था। इस तरह से कुछ कुल मिला के हुआ। तो मेरा जो डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आ रहे थे, जो मैंने जब एग्जाम को सबमिट किया, तो एग्जाम के सबमिट करने के बाद मेरे मार्क्स जो रहे थे 94 दिखे, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बता रहा हूँ, 94 मुझे दिखे थे। अब देखते हैं कि 94 में कितने नॉर्मलाइजेशन के कारण कितने बढ़ते हैं या घटते हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मगर अभी तो जनरल के कट ऑफ में पार कर रखा है, और आपके साथ में इसी तरह से जुड़ा रहूंगा और आपको अच्छी तैयारी कराएंगे, और मैं आपके साथ बैठ के पेपर भी दूंगा। ठीक है, फिर मैं भी देखूंगा कि मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, और मैं आपको भी गाइड करता हूं कि यदि मैंने एमपी टेट क्रॉस किया, अभी मैंने पीछे बताया था कि मैंने रीट 2 बार क्रॉस किया, सीटेट और मैंने यूपी टेट भी 2-2, 3-3 बार का क्रॉस कर लिया है, मतलब किया है मैंने। तो इतना एक्सपीरियंस है कि एमपी टेट में मेरा क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। तो देखते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से चलता है, और इसके बाद जो फाइनल वाला पेपर है, इसको भी बिल्कुल धुआंधार तरीके से, ठीक है ना, धुआंधार तरीके से इसको फोड़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। और इसके बारे में और भी जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं शेयर करता हूँ, और ये सब जानकारी कहीं से मिली नहीं होती है, मैंने खुद महसूस की होती है। ठीक है, तो ये जानकारी मैं देता हूँ। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और भी कोई भी रिलेटेड जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करता हूं। ठीक है, मेरे वीडियो लेट आते हैं, मगर बिल्कुल ठोस बिल्कुल आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठोस आधार पे आते हैं। तो चलिए, आने वाले शिफ्टों में सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और मुझे जितने भी क्वेश्चन ये आए हैं, इनको तो बिल्कुल आप रट लेना, या फिर इनके आसपास की जो थीम थी वो रट लेना। ठीक है, एक थीम से भी क्वेश्चन था, याद आ गया मुझे, एक थीम से, सीटेट के जो थीम होते हैं, तो वो उससे भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, सीटेट के जो थीम थे, उसमें थीम थी, सब थीम और थीम, उससे भी आप सीटेट का भी आप थीम्स जरूर पढ़ के जाइएगा।
इन सब चीजें का आप समावेश करेंगे तो आप जनरल की कट ऑफ आराम से पार कर जाएंगे। ये क्वालिफाइड नेचर का है तो आप क्वालिफाई करिए, ठीक है। क्वालिफाई के बाद हम जी के जीएस और सबके साथ मिलेंगे एमपीटेट के मेन पेपर के साथ, ठीक है। और मुझे जब टाइम मिलता है बिल्कुल सॉलिड जानकारी दूंगा और बिल्कुल जो आपके ऑथेंटिक होगा मैं उनके साथ भी, मैं जब जस्टिफाई कर लूंगा उस चीज को तब मैं आपके साथ वो डिलीवर करूंगा चीज को, ठीक है। तो मैं खुद महसूस करता हूं, मैं खुद पास किया, मैंने खुद फेस किया उस पेपर को। हाँ, एक पेपर में और चीजें जानकारी देना चाहता हूं कि जो एमपीटेट का पेपर आ रहा है इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है। यदि आप ये कहें कि 30 क्वेश्चंस, जैसे दूसरे टेट्स में देखा होगा कि 30 क्वेश्चन सीडीपी के होते हैं, फिर आपके हिंदी के होते हैं, फिर इंग्लिश के होते हैं, फिर मैथ के होते हैं, फिर ईवीएस के होता है। लगभग ये सीक्वेंस सभी टेट में फॉलो किया जाता है, मगर यहां पर मुझे जो देखने को मिला यहां पर कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर सीडीपी पहले शुरू हो गई, फिर हिंदी शुरू हो गई, बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हिंदी के, 2-3 क्वेश्चन ईवीएस के, 2-3 क्वेश्चन मैथ के। मतलब मेरे कहने का मतलब पूरी खिचड़ी पकी हुई थी। आप बीच में छोड़ नहीं सकते, न किसी को अडॉप्ट कर सकते हो, आप मतलब एक हिसाब से चलते रहिए। और मैं एक सलाह दूंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पेपर छोड़ के नहीं आना है, पूरा अटेम्प्ट करके जरूर आना है, ठीक है। जो मेरे आसपास वहां पर मैं माहौल देख रहा था, कुछ लोग अटेम्प्ट ही नहीं करके आए, या फिर इतना कुछ लेंदी भी था, ठीक है। लेंदी होने के कारण कुछ क्वेश्चंस बहुत लोग छूट भी गए। प्लीज छोड़िए मत, यदि छोड़ने का ही मूड है, यदि आपको मैथ नहीं आती, आपको ईवीएस से डर लगता है, तो उसको पहले ही मार्क कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मगर पेपर को छोड़ के नहीं आना है। यदि आपके पेपर छोड़ के आएंगे तो यदि 2 से 4 नंबर पे यदि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इस वजह से मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके साथ तैयारी करता हूं और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और बिल्कुल ठोस जानकारी, जब वीडियो आएगी मेरी एक ठोस जानकारी के साथ आएगी, जो मैं फील करूंगा, जो मैं महसूस करूंगा, जो मैं कर चुका हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। मैं कहीं से, मेरा कोई सोर्स नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, मैं खुद जो फील करता हूँ वो आपके साथ डिलीवर करता हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, और देखते रहिए। और भी कोई इससे एमपीटेट से रिलेटेड कोई जानकारी ही चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उन जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा और आपके साथ ऑथेंटिक जानकारी डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।